चलिए, तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे एक लिविंग सेल का, एक लिविंग टिश्यू का केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने अभी बात करी है यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस, और ये एनालिसिस हो सकता है आप एलिमेंटल लेवल पे कर रहे हो, एलिमेंट, एक एक एलिमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, तो हो सकता है ये एनालिसिस एलिमेंटल हो सकता है ये एनालिसिस एलिमेंटल एनालिसिस हो, या ये भी हो सकता है कि ये एनालिसिस आप कंपाउंड लेवल पे कर रहे हो, तो हो सकता है ये एनालिसिस कंपाउंड एनालिसिस हो सकता है कि ये एनालिसिस कंपाउंड लेवल पे आप कर रहे हो। देखो भैया, जब आप एलिमेंटल एनालिसिस पे कर रहे हो, एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हो केमिकल का, तब तो भैया यही मिलेगा आपको, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सो ऑन। और ये पर्टिकुलर एटम बायोलॉजी के लिए भी सेम है और केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, तो बायोलॉजी वाले भी वही चीज सोचेंगे जो केमिस्ट्री वाले सोचेंगे। यानी कि एलिमेंटल एनालिसिस में तो आप एलिमेंट का कंपोजिशन पता करते हो, क्या लिविंग सेल में पता करो या नॉन लिविंग में पता करो, पर जब आप कंपाउंड लेवल पर आते हो तो वहां जाके आप कंपाउंड का एनालिसिस करते हो, और वो कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, लेट्स से CO2 हो सकता है बॉडी के अंदर, हो सकता है वाटर हो सकता है C6H12O6 हो, एटसेट्रा मेनी मोर। अब यहां बात फंसेगा। पहली बात तो ये कंपाउंड दो प्रकार का होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, और यहां पे जिनसे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। प्रिया सराफ बताएगी। मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखा है, इसमें कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है? सर H2O और C6H12O6 ऑर्गेनिक। अच्छा, ये दोनों ऑर्गेनिक, अच्छा, और ये इनऑर्गेनिक। यस सर। गलत यस जवाब, सर। गलत जवाब। रिया रंजन, हाँ, कौन ऑर्गेनिक कौन इनऑर्गेनिक? कल ही सिखाया। C6H12O6 ये क्या है? इनऑर्गेनिक। अच्छा, और फिर ये दोनों ऑर्गेनिक, कौन बताना चाहेगा? सर सिर्फ वो ग्लूकोज ऑर्गेनिक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इनऑर्गेनिक। इससे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ के आते हैं, ठीक है, इससे पता चल जाता है। भकैती करने सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई करने सिलेक्शन होता है। कल ही सिखाए, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो तो वही ऑर्गेनिक होगा। यहाँ कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है इसलिए इनऑर्गेनिक, यहाँ हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है इनऑर्गेनिक, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, बाकी उसके साथ कोई आया और आया हम वो नहीं देख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन दोनों है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जब आप कंपाउंड एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, बट कंपाउंड एनालिसिस के दौरान केमिस्ट्री वाले कुछ अलग ही सोच रहे होंगे, अलग ही देख रहे होंगे, जबकि बायोलॉजी वाले कुछ अलग ही सोच रहे होंगे और अलग ही देख रहे होंगे। तो दोनों में क्या अंतर है समझिए। अगर केमिस्ट्री वाले सर कंपाउंड एनालिसिस कर रहे हैं तो वो पता क्या बोलेंगे कि अरे ये तो एल्डिहाइड है, वो बोलेंगे अरे ये तो कीटोन है, वो बोलेंगे अरे ये तो अल्कोहल है, मेनी मोर, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एंड मेनी मोर एटसेट्रा। मतलब कि वो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, वो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं। बट जब बायोलॉजी वाले सर केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे तो वो बोलेंगे अरे ये तो प्रोटीन है, वो बोलेंगे अरे ये तो शुगर है, अरे ये तो लिपिड है, अरे तो न्यूक्लिक एसिड है, अरे तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन है एंजाइम, बोले अरे ये तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। मतलब कि बायोलॉजी वाले अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, केमिस्ट्री वाले अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सिमिलैरिटी ये है दोनों कंपाउंड के बारे में सोच रहे हैं, और वो कंपाउंड सुनना ध्यान से, वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है। आप बोलोगे सर कल ही आपने बोला है कि हम इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बेशक हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे,
इसका मतलब यह नहीं होता है कि सेल के अंदर केवल बायोमोलिक्यूल्स मिलता है। हेलो, बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लिविंग सेल, ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। मतलब सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के अलावा यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। क्या सेल में वाटर नहीं होता? क्या सेल में CO2 नहीं होता? क्या सेल में सल्फेट नहीं होता? क्या सेल में फॉस्फेट नहीं होता? मुझे बता दो, सल्फेट, फॉस्फेट, CO2, वाटर, ये सब क्या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? पता तो है ही सही, लेकिन इन सब का जानकारी आप कहां प्राप्त करते हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक में भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप स्टडी नहीं करते हो, बायोलॉजी में केवल वही स्टडी करते हो जो बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड दैट आर मेजरली प्रोटीन, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और इसके डेरिवेटिव। ठीक, तो इसका मतलब कि जब हम एनालिसिस की बात करेंगे, केमिकल एनालिसिस की बात करेंगे, तो वो एनालिसिस एलिमेंटल भी हो सकता है, वो एनालिसिस कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड एनालिसिस केमिस्ट्री वाले सर के लिए अलग होगा और बायोलॉजी वाले सर के लिए अलग होगा, वो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स की बात। नाउ अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम किसी भी पर्टिकुलर सेल का एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे और कंपाउंड एनालिसिस कैसे करेंगे, आखिर केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये बता रहा हूं। हाउ तो देखिए, मैं पूरा कहानी के फॉर्म में बोल रहा हूं और आपको सोचना है, देन मैं आपको नोट्स बता दूंगा। ठीक है, आपको सोचना है, मैं कहानी के फॉर्म में बोल रहा हूं। ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू का एक पार्ट ले आओ। लिविंग टिश्यू मैंने बोला वो हो सकता है माइक्रोबियल पेस्ट हो सकता है प्लांट का कोई पार्ट हो, पत्तियां ले आओ, टहनी ले आओ, हो सकता है वो लीवर का थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम पर यूनिट ग्राम आप ले आओ। ठीक है, आप क्या करो, उसको मिक्सी होता है ना, उस टाइप का लैब में अलग मिक्सी होता है, छोटा होता है, उसमें क्या करो, ग्राइंड कर दो, ग्राइंडर में ग्राइंड कर दो। लेकिन जब आप ग्राइंड करोगे तो उसमें पानी मिला के ग्राइंड मत करना। घर में तो क्या करते हो, धनिया की चटनी बनाना होता है, पानी मिला देते हो, उसमें पानी मत मिलाना। क्या करना, लिविंग टिश्यू को मिक्स कर देना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। क्या बोला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, Cl3COOH, इसके साथ आप मिक्स कर देना। ठीक है, जब आप उसके साथ मिक्स कर दोगे तो इन दोनों के साथ मिक्स होने के बाद जब आप ग्राइंडर चलाओगे तो क्या बन जाएगा, चटनी, उसको बोलोगे स्लरी। क्या बनेगा, स्लरी। स्टेप वाइज सुनते चलना, फिर से कह रहा हूं, लिविंग टिश्यू Cl3COOH दोनों मिलाया, जो ग्राइंडर है उसके पॉट में डाला, उसके बाद बंद किया और मिक्सी चालू, एकदम चटनी बन गया। उसके बाद क्या करो, अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो लैब में टिश्यू पेपर होता है। ठीक है, लैब का टिश्यू पेपर थोड़ा सा बढ़िया होता है, ये वाला टिश्यू पेपर नहीं जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, लैब का टिश्यू पेपर। उस पर क्या करो, आप उसको छान लो, या तो वो होगा या तो चीज क्लॉथ, जिससे पनीर छानते हैं, पनीर बनाने वक्त जो क्लॉथ होता है, मतलब उसी लेवल का पोर होना चाहिए, फिल्ट्रेशन स्लिट मतलब की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में। आप क्या करो, स्लरी को मतलब कि छांक लो उसमें से, उसको उस पर डाल दो। तो जब आप डालोगे, जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये है, ठीक है, मैं इस पर डालता हूं, तो 2 बातें होगी, कुछ तो नीचे छन के आएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा। जो नीचे छन के आया उसको आप बोलोगे फिल्ट्रेट। क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट। जो ऊपर ही रह गया, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह गया, उसको आप बोलोगे रिटेंटेट। क्या बोलोगे, रिटेंटेट। ठीक है साहब, अब एक बात बताओ, जब आपने चटनी बनाया था तो चटनी में मीडियम कैसा था, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक, एसिडिक, यानी कि चटनी तो एसिडिक है, चटनी तो एसिडिक है। तो मुझे बताओ, जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट है, जो नीचे छन के आया है, वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, एसिडिक या नॉन एसिडिक? सोच के बताओ, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नीचे छन के आया है वो एसिडिक होगा यार, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एसिडिक पूल होगा ना यार, जो उसमें घुला वही नीचे छना।
क्योंकि एसिड का जो साइज था उसमें जो घुला, एसिड के मॉलिक्यूल के साथ जो घुला, वो उसका साइज फिल्ट्रेशन स्लिट के पोर के जो है छोटा था, वो नीचे घुल के आ गया। लेकिन जो एसिड में सॉल्युबल नहीं था, घुला नहीं, ऊपर ही फंस गया। इसका मतलब ये क्या है, एसिड इनसॉल्युबल। वो तो एसिड सॉल्युबल था, एसिडिक पूल, इसको बोलोगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल या फ्रैक्शन, पूल का मतलब वो वाला पूल नहीं, पूल का मतलब जमावड़ा, ढेर, ठीक है। यानी कि जब आप छाने तो आपको दो चीजें मिली, रिटेंटेट और फिल्ट्रेट। जब आपने रिटेंटेट के एक एक कंपाउंड को मेजर किया, एक एक करके आइसोलेट किया, तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड मिले आपको एसिड सॉल्युबल पूल में। लेकिन उसमें से सभी का मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में था। 18 से 800 डाल्टन के बीच में, यानी कि यू कैन से दिस इज द लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक। लेकिन जब आपने एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को मेजर किया, उसके कंपाउंड को अलग अलग करके आइसोलेट करके मेजर किया, तो उसमें से जो भी मॉलिक्यूल था, जो भी कंपाउंड था, सभी का इंडिविजुअली जो वेट आया 1000 डाल्टन से ज्यादा आया। और ये सब लिविंग सेल से मिला है, ध्यान रहे, कहानी लिविंग सेल से चली थी। तब जाके साइंटिस्टों ने बोला कि आज के बाद जो भी ऐसा मॉलिक्यूल सेल में पाया जाएगा जिसका वेट 1000 डाल्टन से अधिक हो, उसको आप बोलोगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा, कितना बड़ा, 1000 डाल्टन से ज्यादा वेट। और जो भी आज के बाद सेल में ऐसा कोई चीज मिल जाए जिसका वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, उसको आप बोलोगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है साहब। यहां तक तो बात समझ में आती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिविंग सेल को Cl3COOS में क्या किया, मिक्स किया, और उसके बाद एक चटनी बना, उसको चटनी को छाना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से। जो जो छन गया वो फिल्ट्रेट है, एसिड सॉल्युबल पूल है, सॉल्युबल लिखना भूल गया हूं मैं यहाँ पे। जो छन गया वो एसिड सॉल्युबल पूल है, जो नहीं छना वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है। और जो छन गया उसको फिल्ट्रेट बोला, जो नहीं छना उसको रिटेंटेट बोला। और जो छना उसमें हमने एक एक मॉलिक्यूल कंपाउंड को अलग अलग आइसोलेट करके देखा, तो पता चला इसमें सबका वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में ही है, यानी कि 1000 से कम। और जो नहीं छना वो सब 1000 से अधिक। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, जब आपने इस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को जब आपने आइसोलेट किया, तो इसमें आपको क्या क्या मिला, सुना ध्यान से। इसमें आपको अमीनो एसिड मिला। क्या मिला, अमीनो एसिड मिला। इसमें आपको फैटी एसिड मिला। आप बोलोगे सर ये तो एसिड है, तो एसिड सॉल्युबल पूल तो है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। इसमें आपको मोनोसेकेराइड मिला, मोनोसेकेराइड मिला। ये सब चीज मिले आपको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। और इसमें आपको कई सारे एलिमेंट भी देखने को मिले, एलिमेंट, ठीक है साहब। लेकिन जब आपने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को देखा, तो इसमें आपको क्या मिला, सुनना ध्यान से। इसमें आपको प्रोटीन देखने को मिला एज इट इज। इसमें आपको लिपिड देखने को मिला एज इट इज। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिला एज इट इज। इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए और आरएनए देखने को मिला एज इट इज। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और देखने को मिला, न्यूक्लियोटाइड। और मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, सुन लो ध्यान से। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के बनाता है प्रोटीन। फैटी एसिड से केमिकल बॉन्ड बनता है जब फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ, तो बनता है लिपिड। मोनोसेक्राइड से फाइनली बनता है कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियोटाइड से फाइनली बनता है न्यूक्लिक एसिड। यानी कि दीज ऑल आर मोनोमर एंड दीज ऑल आर पॉलीमर। मैं इसको थोड़ा डब्बे में ले रहा हूं, इसको हटा कर। यानी कि सब छोटे छोटे हैं, अरे ये सब छोटे छोटे हैं, पिंक वाले, गुलाबी वाले, इधर वाले सब छोटे छोटे, बड़े बड़े। और जाहिर सी बात है जो बड़े होंगे वो छन के नीचे नहीं आए होंगे। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन देखने को मिल गया। क्या एक्सेप्शन देखने को मिला, इधर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में
फ्रैक्शन में मतलब कि ढेर में क्या क्या मिला, प्रोटीन भी देखने को मिला, लिपिड भी देखने को मिला, कार्बोहाइड्रेट भी और न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, और इधर क्या देखने को मिला, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड। तो क्राइटेरिया क्या हो गया कि बायो मैक्रो का साइज क्या होगा, 1000 डाल्टन से अधिक, और बायो माइक्रो का क्या होगा, 1000 डाल्टन से कम। ये क्राइटेरिया बायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट ने डिसाइड किया। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गया, और वो एक्सेप्शन क्या था, वो एक्सेप्शन था लिपिड। बताओ अभी जो बोर्ड पे लिखा है इसको देख के आपको क्या पता चलता है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहा होगा, कितना रहा होगा, 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से अधिक, 1000 डाल्टन से कम। जो अभी बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखा है इसको देख के आपको क्या लगता है रिया रंजन कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहा होगा, 1000 डाल्टन या उससे अधिक या उससे कम, देख के क्या लगता है? सर उससे कम। उससे कम? मैं कह रहा हूं कि आपको वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया गया है वो लिपिड। ज्यादा होगा सर। बोर्ड पर जो लिखा है ये देख के तो ये लिख रहा है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, क्योंकि वो उन सब मॉलिक्यूल के ग्रुप में मिला, माइक बंद कीजिए, वो उन सब ग्रुप के साथ मिला जिन ग्रुप में सभी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से अधिक है। लेकिन जब लिपिड का वेट मेजर किया गया तो बड़ा ताज्जुब देखने को मिला। क्या ताज्जुब था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन था, लेस देन 800 डाल्टन। बताओ, अब मुझे बताओ एक बात, अगर ऐसा है मुकेश, अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका 800 डाल्टन से कम देखने को मिला तो एक्चुअली लिपिड बायो माइक्रो है या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है? मुकेश एक्चुअली ये क्या है? माइक्रो। ठीक है, मुकेश कभी गलत नहीं कहता है, लड़का एकदम सच्चा है, ये बायो माइक्रो है, बिल्कुल सच बात कह रहा है लड़का। बट यार डाउट तो यहाँ ये ना हो रहा है कि फिर ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में कैसे आया? माइक बंद कीजिए मुकेश। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है तो ये बायो मैक्रो में कैसे आया? इसको तो नीचे छन जाना चाहिए था। सस्पेंस क्रिएट हुआ, और ये सस्पेंस आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये सस्पेंस तो सबसे बड़ा सस्पेंस उनके लिए था जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बायोकेमिस्ट के लिए। उनको लगा भाई ये कैसे हुआ, तब इसका जवाब दिया सेल बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने, और सेल बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने कहा कि लिपिड ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है, और जब आप यहां पे लिविंग सेल को मिक्सी में ग्राइंड अप किए हो तो पता है उसमें क्या हुआ है? उसमें कई सारे, जैसे मान लो कि इतना लंबा सेल मेम्ब्रेन था, गोल गोल सेल मेम्ब्रेन था, तो सेल मेम्ब्रेन टूट तो गया, जैसे मान लो यहां से टूटा, देखो मैं कह रहा हूं यहां से टूटा, 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 ये ऐसे ऐसे टूट गया। देखो जो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें पता है? वो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड में। फैटी एसिड में वो कन्वर्ट हो गया, जिससे बेसिकली लिपिड बनता है। कल से हम लिपिड पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप एक बात देखो, जो बड़े बड़े टुकड़े थे सेल मेम्ब्रेन के, उसमें क्या हुआ, लिपिड ने वेसाइकल बना लिया लाइक दिस, ऐसे ऐसे लिपिड ने मिलके बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, जितना भी ऐसा स्ट्रक्चर बना सेल के टुकड़ा होने के बाद, क्या मुकेश वो नीचे फिल्टर होगा कभी? बताओ, कभी फिल्टर होगा वो? जब वो इतना बड़ा बड़ा बैग बना लिया, फिल्टर होगा नो वो? सर, नहीं होगा। नो सर। लेकिन मैं बताऊं बच्चों, ये जो लिपिड वेसाइकल है, ये जो लिपिड वेसाइकल है, इसमें एक लिपिड नहीं है, कई सारे लिपिड है, कई सारे लिपिड ने मिलकर लिपिड वेसाइकल बनाया हुआ है। और आप जो यहाँ 800 डाल्टन से कम वेट बता रहे हो, इंडिविजुअल लिपिड का बता रहे हो, मतलब इस वेसाइकल को तोड़ के एक एक लिपिड का निकाल के बता रहे हो। और जब लिपिड पूरी तरीके से टूट गया, अगर मान लो लिपिड पूरी तरीके से ब्रेक हो गया, तब तो या तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है, वो तो नीचे जा ही रहा छन के, लेकिन ऊपर इंडिविजुअल लिपिड मिलता नहीं है, वो वेसाइकल के फॉर्म में मिलता है। आप उसको जब आइसोलेट करते हो तो वेट आता है 800 डाल्टन से कम। और यही एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया लाइन लिखा है, एकदम मक्खन, एकदम क्रीम, खुआ है वो, खुआ। वो लाइन क्या है, लिपिड
बीइंग अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल, मतलब कि वो एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड बीइंग अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मार्क देके छोड़ दिया, बाकी आपका टीचर बताएगा इसका आंसर। मैंने आपको बताया ना क्या आंसर, ये इसीलिए मिला बायो मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में क्योंकि ये लिपिड वेसाइकल बना लेती है सेल मेम्ब्रेन के टूटने के, ब्रेक डाउन होने के, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, और वो वेसाइकल से नीचे छन नहीं पाता है, तो ऊपर जो भी चीज फंसा है बायो मैक्रो उसी के साथ वो वेसाइकल भी रह जाता है। दिस इज द रीजन। बट लिपिड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन, सो लिपिड इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बाद में फर्दर स्टडी आगे बढ़ा, स्टडी आगे बढ़ने के बाद इन सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल दैट इज द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, और इन सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल दैट इज, यहाँ पे लिपिड भी आया होगा, लिखा भले ऊपर है लेकिन वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, यहाँ देखो लिखा है ना, दैट मींस सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन सॉरी लिपिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, इन सभी बायो मैक्रो और बायो मैक्रोमोलिक्यूल को एक एक करके आइसोलेट किया बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने। आइसोलेट किया, गलती से नोट्स में लिखा गया है एन, आइसोलेट किया बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने, और उसके बाद सभी का स्ट्रक्चर पता लगाया, सभी का सेल के अंदर रोल पता लगाया, सभी का सेल के अंदर कंसंट्रेशन पता लगाया, सभी का नाम दिया गया, नोमेनक्लेचर किया गया, कॉमन नेम दिया गया, एटसेट्रा। मतलब तब जाके ये सब चीजें स्टडी के फील्ड में आई, बायोकेमिस्ट के ये सब एक्सपेरिमेंट के बाद। और यहीं से आपको ये 4 टॉपिक पढ़ना है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से 3 है बायो मैक्रोमोलिक्यूल और 1 है बायो माइक्रोमोलिक्यूल। मतलब वो दोनों मिला के क्या है, बायोमोलिक्यूल। यही दोनों मिला के क्या है, बायोमोलिक्यूल। मैं चैप्टर पे कैसे आया शायद अब आपको पता चला होगा। अब मैं आया आपकी चैप्टर पे, अब मैं स्टार्ट करूंगा लिपिड पढ़ना। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन, मैं चाहूंगा आप डाउट पूछें। ये कहानी है मेरी दोस्त, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। एनीवन हैव डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आइए आपको मैं एक बार नोट्स दिखा देता हूँ मैं। ये देखो भाई साहब, ये है, ये इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ क्या, वो तो मैं भी आपको बता दूंगा, रुक जाओ। ये देखो लिविंग टिश्यू को लिया, देखो गौर से, लिविंग टिश्यू को लिया, चाहे वो वेजिटेबल हो, पीस ऑफ लीवर हो, यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख लेना माइक्रोबियल पेस्ट, लिख लेना भाई, माइक्रोबियल पेस्ट, ठीक है। अच्छा, जब मैं वहां पे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिख रहा था तो एक कार्बन छूट गया था क्या लिखने में? लिख लो भैया, बाद में तुम आओगे सर आपने एक कार्बन नहीं लिखा था। आप कार्बन चुराते हैं, आप कार्बन चोर है सर, आप कार्बन चोरी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी एग्जाम में आ गया कई बार, हाँ डायरेक्ट आ गया है, ठीक है। उसको ग्राइंडिंग किया मिक्सी में, ठीक है, तो चटनी बना, गहरा चटनी, उसको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, चाहे वो आपका चीज क्लोथ हो या कॉटन क्लोथ हो, जिसको टिश्यू पेपर कहते हैं, ठीक है, वो है कॉटन क्लोथ, उससे आपने फिल्टर किया, एक तरफ मिला आपको रिटेंटेड, एक तरफ मिला आपको फिल्ट्रेट, इधर एसिड इनसॉल्युबल पूल, इधर एसिड सॉल्युबल पूल, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में, और इधर जो भी आया है, इधर जो भी आया है उन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन या उससे ज्यादा, यूं बोलिए, उसके बराबर भी होगा तो वो बायोमैक्रो होगा, ये बात ध्यान रहे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर उसके एकदम एग्जैक्ट किसी का वेट 1000 हो तो वो भी क्या है, एकदम किसी का एग्जैक्ट 1000 हो तो वो भी क्या है, बायोमैक्रो है, बाउंड्री लाइन भी बायोमैक्रो ही, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर में जो भी चीज आया है वो क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है, नीचे सब मोनोमर है, हाँ, बट लिपिड पॉलीमर नहीं है, लिपिड तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड पॉलीमर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये बात मैं आपको कल फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये बातें लिपिड की साइड में जो बातें लिखी हुई है वो कट गई है थोड़ी सी, ठीक है। बस यहाँ पे ये लिखा है, देख लो, लिखा ये था कि लिपिड के पास मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, फिर भी
ये क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप नोट्स में ऐड करते हैं, ठीक है। फिर इन सभी को क्या किया गया, एक एक करके आइसोलेट किया गया, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया, उसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया एंड मेनी मोर। और नीचे जो फिल्टर आउट होके आया है उसमें ऑर्गेनिक तो है ही सही, उसमें इनऑर्गेनिक भी है, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट एंड मेनी मोर। ये हुआ आपका क्या, फाइनली एलिमेंटल सॉरी केमिकल कंपोजिशन। ये तो मैंने क्या बोला कि एक सेल के अंदर इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद आपको क्या क्या मिला, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये है एलिमेंटल एनालिसिस, यहाँ लिखा है ई, एलिमेंटल एनालिसिस गिव एन आइडिया ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एटसेट्रा। इस टाइप का आपको एनालिसिस मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट्स नहीं दिख रहा है ढंग से। जबकि कंपाउंड एनालिसिस आपको क्या देगा आइडिया, किस बात का आइडिया देगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एक मिनट रुक जाइए, ये आपको किस चीज का आइडिया देगा कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, और ये चीजें केमिस्ट्री वाले सर के अकॉर्डिंग अलग होगा और बायोलॉजी वाले सर के अकॉर्डिंग अलग होगा, क्योंकि जब बायोलॉजी वाले सर आपसे बात करेंगे तो वो बात करेंगे कि ये अमीनो एसिड है, ये फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, नहीं। और केमिस्ट्री वाले सर बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, एरोमेटिक कंपाउंड, अल्कोहल एंड मेनी मोर। तो फाइनली इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि अगर एक लिविंग सेल के अंदर की हम बात करें, अरे भाई पीडीएफ कैसा बनाया गया यार, कट गया है। अगर मैं एक लिविंग सेल का बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं आप देख लेना, अगर मैं एक लिविंग सेल का बात करूं तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होगा, और उसमें दो बातें हैं, एक तो क्या, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट या तो इक्वल या तो मोर देन 1000 डाल्टन है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट है, मोनो और डाइसेक्राइड इधर नहीं आएगा, जैसे कि प्रोटीन। और बायो माइक्रो में कौन कौन आएगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में लेस देन 100 डाल्टन वाला, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये है इसका पॉलीसेक्राइड का मोनोमर, ठीक। लिपिड इधर आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लेस देन 100 डाल्टन। अमीनो एसिड आएगा इधर, विटामिन आएगा, नाइट्रोजनस बेस आएगा, यहां लिखा है न्यूक्लियोटाइड, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जीरोक्स में शायद नहीं निकलेगा ढंग से, ठीक। उसके बाद इधर आ जाइए कि ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अलावा इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड दोनों है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। अच्छा ये कैसे पता चला, सुने ध्यान से, इनऑर्गेनिक का कैसे पता चला कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड है। तो इसके लिए सुनो क्या करो, एक पत्ती लो, पत्ती प्लांट पार्ट, सुखा दो अच्छे से, धूप में रख दो 2-3 दिन, सूख जाएगा, नहीं तो हीटर पे गर्म कर दो, सूख जाएगा। उसके बाद क्या करो, उसको जला दो, पता है जब आप जलाते हो ना तो कंबसन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब आप जलाओगे तो कार्बन रिलेटेड जितना भी कंपाउंड है सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो दो कंपाउंड रिलीज होता है और वो दोनों इनऑर्गेनिक होता है, वो होता है CO2 और वाटर। तो इनऑर्गेनिक कंटेंट तो उड़ा दिया, जितना भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था उड़ा दिया CO2 और वाटर के फॉर्म में। हमें ये पता करना है कि इसमें इनऑर्गेनिक फॉर्म में कौन पाया जाता है, वो तो उड़ गया। अब इसके बाद जो बचा वो राख है। अब आप राख को जाके केमिस्ट्री के लैब में स्टडी करो कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो पता है आपको उसमें क्या क्या मिलेगा। उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, ये सब चीज देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी जितना भी चर्चा करे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड है। जैसे कि मैं बात करूंगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। मैं बात करूंगा सल्फेट और फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट लिखा है, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स तो मिलता ही है, सेल के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी मिलता है। ये पता चलता है एस एनालिसिस से, राख एनालिसिस से। राख में आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट देखने को मिलता है।
और एक लिविंग सेल के अंदर वो भी था, लेकिन जब आपने उसका राख एनालिसिस किया तो उसमें से आपने ऑर्गेनिक को उड़ा दिया CO2 वाटर के फॉर्म में। कार्बन कंटेनिंग एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड को आपने CO2 वाटर बना के उड़ा दिया, उड़ गया। फिर उसमें बचा केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट। ये है बात। बोलो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इफ एनीवन हैव डाउट। आपको मजा आ रहा होगा ये जान के कि भाई सेल के अंदर इतना सब कुछ होता है। आप तो ये सोचो कि आप तो पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाने वाले टीचर मिल गए जिन्होंने पहली बार साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। आप सोचो कि वो कितना बड़ा काम किए होंगे, उन्हीं का देन क्या आप ये पढ़ रहे हो। हाँ वो अलग बात है कि आप उनको गाली दे रहे हो कि वो डिस्कवरी नहीं करता तो आपको पढ़ना नहीं पड़ता, वो अलग बात है। ऐसे तो आप हर साइंटिस्ट को गाली देते हो कि स्लीडन अर्समान सेल का डिस्कवरी नहीं करता तो एक चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में नहीं होता है। ऐसे तो आप कोरोना वायरस को भी गाली दे रहे हो क्योंकि कल कोरोना वायरस भी सिलेबस में आ जाएगा, क्या करोगे? डिस्कवरी होता है तब जाके सिलेबस बढ़ता है साइंस का। चलिए, तो ये बातें हैं। तो अब यहां जाने के बाद एक बात पता चला, सेल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट सब होते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं, अब आपसे हम बात करते हैं कि सेल के अंदर, एक नॉर्मल हेल्दी सेल के अंदर, एक मैच्योर सेल के अंदर कितना कंटेंट देखने को मिलता है, वाटर का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का। और जो मैं ये आपको बताने जा रहा हूं ये आपकी एनसीईआरटी में है और ये आपको एज इट इज याद रखना है, एज इट इज। तो मैं आपको पहले कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट का बता देता हूं, फिर ऑर्गेनिक का भी बता दूंगा। ठीक है, पहली बात तो आपके बॉडी में सोडियम Na+ के फॉर्म में मिलता है, पोटेशियम K+ के फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम +2 के फॉर्म में, मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में मिलता है, H2O के फॉर्म में, लिक्विड फेज में मिलता है। और कंपाउंड भी कुछ मिलते हैं, जैसे ये Na+ किसी के साथ कंपाउंड बना लेता है, सॉल्ट NaCl। ये कैल्शियम भी किसी के साथ कंपाउंड बना लेता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब भी कंपाउंड ही है। तो ये तो फार्मूला हुआ। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके बॉडी में कौन सा पर्टिकुलर थिंग्स कितना अमाउंट में मिलता है। और बच्चों ये चार्ट एनसीईआरटी का है और आपको ये चार्ट याद रखना है। इसमें मैं क्या करूंगा, आपके सामने टिक लगा देखिए। हाँ ये बात है, इससे आप देख के ये पता, 2 क्वेश्चन यहां से बनता है, सुनना, 2 नहीं 3 क्वेश्चन, कि अर्थ क्रस्ट में मतलब नॉन लिविंग में सबसे कम पाए जाने वाला कौन सा एलिमेंट है। आंसर बोलो, देख के बोलो। नाइट्रोजन। ह्यूमन बॉडी में सबसे कम पाए जाने वाला कौन है? सिलिकॉन। एक तो 2 क्वेश्चन ये बना। एंड दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, हमारी कौन जिनका भी ऑन है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। ये ब्लॉक करूंगा, ये जितने भी बच्चे आते हैं ना क्लास को भंग करने के लिए, इनको ब्लॉक करूंगा। नाम नोट कर लेता हूँ, आज वार्निंग दे रहा हूँ, कल से काम जो करेगा उसको क्लास आने ही नहीं देंगे। यहाँ जो बच्चे आए हैं सुन रहे हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी सीरियस फॉर देयर स्टडी, और मैं सीरियस स्टूडेंट का स्टडी बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये जान लो। कोरोना आए कि कोरोना आए, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं आप मत पढ़िए, आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे आए उनको पढ़ने दीजिए ढंग से, ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, पढ़ाई कीजिए यार, अच्छा पढ़ाएंगे यार, आपको नहीं समझ में आता है 10 बार पढ़ाएंगे, उसमें क्या है। चलिए, हाँ तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि अर्थ क्रस्ट में कौन कम मिलता है और ह्यूमन बॉडी में कौन कम मिलता है। दूसरा कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है, कंपैरेटिवली बोला है मैंने। तो आप चार्ट देख लो ना, चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा। आप देख लो, देखो हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 0.014, तो ये कितना मिल रहा है 0.05, ये इतना, तो ये इतना, जितना जितना मैंने टिक लगाया ये सभी, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, कौन सा, यही है आंसर, कौन सा ही आंसर है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली ह्यूमन बॉडी में। कौन सा ज्यादा मिलता है, और सिलिकॉन तो खैर मिलता ही नहीं है। और अर्थ क्रस्ट में ज्यादा क्या मिलता है, नाइट्रोजन। अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है, सॉरी अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन वेरी लिटिल मिलता है। अगर ये पूछा जाए सबसे लिटिल, अच्छा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, देख के बताओ कोई भी बच्चा टेबल में।
अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिला? सिलिकॉन। बहुत बढ़िया, ये लिखा है देखो टेबल, ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना। एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रखना है, जो मैंने बोला जो बात वो जरूर याद रखना है। ये मीटिंग 1 मिनट का बचा है, अगला मीटिंग क्रिएट करेंगे, 7 से 8 मिनट और क्लास लेंगे। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में, कुछ बातें बतानी है और अगले मीटिंग में बताते हैं। आज